अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा छोटा सा ही होगा। बेसिकली कल जो हम कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को मैंने आपको बताया कि बेसिकली हमने इसके अंदर दो क्लासेस आती हैं ना, वो ड्रग्स जो निकोटीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे और वो जो मस्करीनिक को ब्लॉक करेंगे। अब निकोटीन वाली दो कैटेगरीज़ हैं। निकोटीन अब दो तरह, आपको पता होगा निकोटीन रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एन और एक होते हैं एन। जो निकोटिनिक एन टाइप होती है गैंग्लियन पे प्रेजेंट होती है, और ये गैंग्लियन दोनों तरह के गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन में भी होती है और सिम्पैथेटिक गैंग्लियन में भी होती है। वेराज जो एन एम है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है और स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और हर मसल की कॉन्ट्रैक्शन में एन एम टाइप रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है, और इन दोनों पे आके एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना होता है। अब अगर मैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दूँ तो एन एम टाइप वाली क्या कराएंगी, वो पैरालिसिस की तरफ चीज़ें लेके जाती हैं। और जो एन एन वाली टाइप है जो गैंग्लियन पे प्रेजेंट होगी, तो ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों गैंग्लियंस पे होती है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा सेवेयर साइड इफेक्ट, यानी आप कह लेंगे आपका पूरा एएनएस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पूरा उसका कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अजीब से सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हम निकोटिनिक ब्लॉकर्स को यूज़ नहीं करते। और निको एन एम टाइप वालों को को यूज़ करते हैं, जो एन एम को ब्लॉक करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, लेकिन उनका यूज़ एएनएस के अंदर नहीं होता, उनका यूज़ डिफरेंट जगह पे होता है। पैरालिसिस कोज कराने के लिए मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, एनेस्थीसिया में उनको बेसिकली यूज़ किया जाता है। जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं दे आर बेसिकली दोज ड्रग्स जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, मस्करीनिक रिसेप्टर, ये सारी कल वाली बातें। मस्करीनिक रिसेप्टर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो मस्करीनिक नॉन सिलेक्टिव हैं, यानी हर तरह के मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, और ज़्यादातर हमारे ड्रग्स इसी क्लास में। वेराज कुछ ड्रग्स ऐसी हैं बहुत कम जो कि M1 को सिलेक्टिवली ब्लॉक करेंगी, लाइक पैरेंजिपिन, टिलेंजिपिन, इस तरह वाली जो ड्रग्स। ठीक हो गया। तो अब हम जो कल मैंने ये तो एक जनरल ओवरव्यू आपको दिया, बाकी आपको मैंने बताया कि ये रिसेप्टर्स के हिसाब से तो हमने क्लासीफाई किया है, लेकिन इनके यूजेस के हिसाब से भी हम क्लासीफाई करते हैं। यूजेस का क्या मतलब है कि आपको क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताएं कि कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जो एज अ मिड्रिएटिक यूज़ हो सकती हैं फॉर द डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो उसके अंदर मैंने आपको 4 ड्रग्स बताई थी। कौन कौन सी ड्रग्स थी? नंबर 1 एट्रोपिन, ठीक है। नंबर 2 स्कोपोलामीन, एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, देन साइक्लोपेंटोलेट, और फिर उसके बाद ट्रोपिकामाइड। एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। अब इसके अंदर ये था कि जो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन है, इन दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 7 से 10 दिन है, और वेयर एज जो साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड है इनका कम है। ठीक है, ट्रोपिकामाइड का 6 आवर्स है। तो अगर कोई बंदा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है उसका आई चेकअप का, और डॉक्टर ने उसका प्यूपिल डायलेट कराना है, तो वो कौन सी ड्रग यूज़ करेगा? वो ट्रोपिकामाइड यूज़ करेगा। ठीक है, ट्रोपिकामाइड यूज़ करेगा, जिससे उसका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा और उसको ब्लरी नज़र आएगा, धुंधला नज़र आएगा, क्योंकि उसको साथ साइक्लोप्लीजिया भी हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ 6 घंटे के लिए होगा। तो इसे बेसिकली ट्रोपिकामाइड यूज़ करते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने यही बात एक्सप्लेन की, अभी मैं सिर्फ रिवाइज़ कर। ओके, फिर एंटीस्पेस्मोडिक ड्रग्स पढ़ी। बेसिकली आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का नॉर्मल काम क्या होता है कि वो मोटिलिटी इन्हांस करता है। तो जो ड्रग्स यानी कह लें कि जीआईटी के अंदर जो बाउल मूवमेंट है उसको बढ़ाएगा, तो जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करती हैं तो ओबियसली वो मोटिलिटी को डिक्रीज़ करेंगी। तो हम डायरिया की ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन सल्फेट, हायोसिन, हाइड्रोब्रोमाइड, ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं। फिर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के अंदर भी दे सकते हैं, यानी कि ब्लैडर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यूरिन की रिटेंशन के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं लाइक ऑक्सीब्यूटिनिन, ट्रोस्पियम, ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं। मोशन सिकनेस के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ड्रग्स कैन बी यूज फॉर मोशन सिकनेस। ठीक है, एंटी मोशन सिकनेस में जो ड्रग्स देते हैं हम, वो कौन कौन सी हैं? हायोसिन, स्कोपोलामीन इज़ इंपॉर्टेंट, स्कोपोलामीन एंड एट्रोपिन, ये आपने नहीं बोलना। कौन कौन सी ड्रग्स हैं? स्कोपोलामीन एंड एट्रोपिन। फिर उसके बाद आ जाता है पार्किंसंस डिजीज़। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था जो ऊपर है ना, अब आगे आज नई चीज़ें बतानी। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, पार्किंसन में क्या हमने करना होता है? एसिटाइल की एक्टिविटी को थोड़ा डिक्रीज़ कराना होता है, क्योंकि पार्किंसन के सिम्टम इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो खैर जो भी है, पार्किंसन के अंदर हम ड्रग्स देते हैं। 3 ड्रग्स के आपने नाम याद रखने। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल नंबर 1, ये मुझे हमेशा भूल जाते हैं इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, और बाकी दोनों एक जैसे हैं, वो याद रहते हैं। बेंजट्रोपिन एंड बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोपिन एंड बेंजहेक्सोल, ये आपने याद रखना है। बेंजट्रोपिन एंड बेंजहेक्सोल दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़, नंबर 1। और दूसरा हमारे पास है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, ये भी पार्किंसंस में यूज़ होती है।
तो ये सिर्फ ये रट्टे वाली चीज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्रग्स में ऑब्वियसली अब रट्टा ही लगाना है आपने। सो पार्किंसंस डिजीज़ के लिए हमारे पास क्या है, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल नंबर 1, देन वी हैव बेंजट्रोपिन एंड देन बेंजहेक्सोल। फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर के अंदर जो उनसे हम ड्रग्स देंगे दे आर टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन। ठीक है, कौन सी ड्रग्स हैं, टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन। अब आपने एक बात नोट करनी है कि मैंने जितनी भी ऊपर ड्रग्स बताई ना, ये एट्रोपिन और स्कोपोलामिन, ये सब, इनके अंदर ये जो सारी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम वो क्या हैं, मस्क्रेनिक नॉन सिलेक्टिव है, यानी हर तरह के मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन थी, ये मैंने कहा था ये M1 को ब्लॉक करती हैं। तो पेप्टिक अल्सर में हम M1 के ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं स्पेसिफिकली, वो इसलिए क्योंकि जो M1 रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादातर सिक्रीशंस और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब अल्सर है तो हम चाहते हैं कि सिक्रीशंस कम हो जाएं, एसिडिक सिक्रीशन स्टमक के अंदर कम हो जाएं, ताकि मतलब उसके जो सिम्टम्स हैं आना वो थोड़े कम हो जाएं। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर हम कौन सी ड्रग देंगे, पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन, और ये दोनों की दोनों ड्रग्स मस्क्रेनिक M1 को ब्लॉक करती हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद है ब्रोंकियल एस्थमा में आपको पता है क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। ठीक है, तो अगर हम एस्थमा है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, तो हम पैरासिम्पैथेटिक के ऑपोजिट वाली ड्रग देंगे जो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देगी। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं, इप्राट्रोपियम एंड टायाट्रोपियम। इप्राट्रोपियम एंड टायाट्रोपियम दोबारा से एक दफ़ा कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी ना, तो फिर आगे जब हम बुक्स वाली चीज़ें, ये मैंने बस एक कंपाइल किया हुआ चीज़ों को, जब बुक की वर्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अगर आपको अभी डिफ़िकल्ट लगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन सी ड्रग्स हैं जो एज मिड्रिएटिक और साइक्लोप्लेजिक यूज़ होती हैं। दे आर एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। एंटीस्पोजमेटिक एट्रोपिन और हाइसिन हाइड्रोपोमाइड। ब्लैडर की इनकॉन्टिनेंस के लिए हम करेंगे ऑक्सीब्यूटेनिन एंड ट्रोस्पियम। मोशन सिकनेस में स्कोपोलामिन सबसे इंपॉर्टेंट है, एट्रोपिन भी यूज़ की जाती है। पार्किंसंस के अंदर मैंने आपको 3 ड्रग बताई, बेंजट्रोपिन, बेंजहेक्सोल एंड ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। ठीक, पेप्टिक अल्सर में आपको बताया कि 2 ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिकली M1 को ब्लॉक करेंगी, जो सिक्रीशंस रिड्यूस कराते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, एसिडिक सिक्रीशंस, क्योंकि M1 बेसिकली ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो टिलेंजिपिन और पायरेंजिपिन। फिर ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर जो हम मस्क्रेनिक ब्लॉकर देंगे वो कौन से होंगे, दे विल बी इप्राट्रोपियम एंड टायाट्रोपियम। इप्राट्रोपियम एंड टायाट्रोपियम। अगर आपको यहाँ तक ये 7 यूजेस, ये 7 टाइप्स मैंने बताया ना यूजेस के, ये याद नहीं हुए, दोबारा एक दफ़ा सुन लें, इनको पक्का याद कर लें, फिर आगे चलें। फिर उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर क्या हो रहा होता है, एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके एज अ एंटीडोट हम उसमें एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर क्या दी जाती है, एट्रोपिन। और जो आखिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री एनेस्थेटिक जो मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है, यानी एनेस्थीसिया से भी पहले बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, उनमें से भी एक जो ड्रग है दैट इज़ एट्रोपिन। अभी सिर्फ आप इतने ही थेराप्यूटिक यूजेस पक्के वाले याद कर लें, फिर कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर ड्रग्स स्टार्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं ना एट्रोपिन, और फिर सारी ड्रग्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। लेकिन ये यूजेस से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हम किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी एक जनरल आपको आइडिया अभी तक हो गया होगा किन किन में करते हैं। पार्किंसंस में कर लेते हैं हम, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, मिड्रिएटिक, साइक्लोप्लेजिक। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए बस ये 2 वीडियोज़ के लिए इंट्रो ही है, कल से इंशाल्लाह प्रॉपर ड्रग स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।